तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी फीवर सीरीज़ को और कैसे हम लोग को ट्रीट करना है फीवर या एक्यूट केसेस, कोराइज़ा, कफ, कोल्ड, फीवर, एक्यूट जो भी केसेस होते हैं, बट स्पेसिफिकली अभी हम लोग फीवर की बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि फीवर में कैसे हम लोग को एंट्री करनी है, कौन से पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ से हमको रेमेडी के इंडिकेटर्स मिल सकते हैं, क्या-क्या हमको एग्ज़ामिनेशन करना है और क्या-क्या हमको ऑब्ज़र्व करना है। तो वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो हम लोग सीधे बढ़ेंगे अपनी रेमेडीज़ की तरफ। तो आज हम लोग जो रेमेडी डिस्कस करेंगे फीवर में बहुत ही कॉमन है, हर कोई इसका नाम जानता है, बट इसका इंडिकेशन, इसको अप्लाई करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एकोनाइट की। तो एकोनाइट का फीवर में सबसे पहले क्या इंडिकेशन होगा कि अगर जब भी कोल्ड एयर के एक्सपोजर के बाद या पसीने के सप्रेशन के बाद हाई ग्रेड फीवर आ जाए और बहुत ज़्यादा मेंटल रेस्टलेसनेस हो, एंग्जाइटी हो, एंग्विश हो, फिजिकल रेस्टलेसनेस हो, बच्चा जो है या अडल्ट जो भी है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बहुत ज़्यादा फिजिकली रेस्टलेस हो, हरीड हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाए, बहुत ज़्यादा पैनिकी कंडीशन में चला जाए, ये सबसे पहला इसका पॉइंटर होगा जो मिलना ही मिलना। ये कोर है, इसके बगैर एकोनाइट इंडिकेट नहीं होगी। और साथ में सडन वायलेंट फीवर होगा, अचानक से फीवर का टेम्परेचर 103, 102, इवन 104 जा सकता है। और जो एलिमेंट्स आएंगे वो कोल्ड ड्राई वेदर से, कोल्ड ड्राई विंडी वेदर से जो करंटली चल रहा है, या सडन पेशेंट का जो पेशेंट है उसका पसीना किसी ठंडी चीज़ से सूख जाए, ठंडे हवा से, या मान के चलो एग्जांपल ऐसा कि पेशेंट ने बाहर स्पोर्ट्स खेला, आउटडोर एक्टिविटी की, या बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव था, खेल कूद रहा था, उसके पसीना हुआ, उसके बाद जो है उसका एक्सपोजर जो है ओपन एयर कोल्ड एयर में हो गया और उसके बाद उसका पसीना सडनली सूख गया, फिर थोड़ी देर बाद बच्चा जो है रेस्टलेस हो गया, एक्टिव हो हरीड हो गया, पैनिकी कंडीशन में जाने लगा और फीवर उसके चढ़ गया। तो ये एलिमेंट्स होगा एकोनाइट का फीवर के केस में, ये यहाँ से एकोनाइट का फीवर स्टार्ट होगा। और साथ में इसका फीवर में इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी फीवर होगा। ऐसा फीवर नहीं होगा कि वहाँ पे सपुरेशन हो रहा है या टॉन्सिल्स में सपुरेशन हो गया, फॉर एग्जांपल टॉन्सिलाइटिस की वजह से, या कोराइजा ऐसा हुआ हो, कोराइजा में एकदम थिक म्यूकस आ रहा हो, ऐसा अभी इसमें एक्सुडेशन नहीं होगा। अगर एकोनाइट इंडिकेट होगी तो अर्ली स्टेज में होगी, वहाँ पे एक्सुडेशन नहीं होगा। एक्सुडेशन इन द सेंस कि वहाँ पे कोई भी हमको एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, म्यूकस, ये सब हमको नहीं मिलेगा। एकोनाइट में सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंज अभी मिलता है। साथ में क्या होगा, यहाँ पे फीवर के साथ इंटरनल बर्निंग होगी, बर्निंग के साथ टिंगलिंग होगी। अब बच्चा तो ये नहीं बता पाएगा इंटरनल बर्निंग है, बच्चे के केस में हमने बता दिया, बट जो अडल्ट है उसमें इंटरनल बर्निंग होगी और बर्निंग के साथ टिंगलिंग होगी, कोल्डनेस और नंबनेस रहेगी। मतलब पेशेंट को ये लगेगा कि उसका जो है अंदर बर्निंग हो रही है और साथ में जो पार्ट कोल्ड है वो नंब है, एक्सट्रीमिटीज जो कोल्ड है वो नंब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट को जब फीवर चढ़ेगा तो फीवर चढ़ने से पहले पेशेंट ये बताएगा कि उसके चेस्ट रीजन से चिल उठा है। मतलब सबसे पहले उसको ठंडी चेस्ट में लगी है, उसके बाद उसका फेस रेड हुआ है, और उसके बाद जब वो पेशेंट लेट रहा है तो उसको जो है फेंटिंग हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिल अराइजिंग फ्रॉम चेस्ट फॉलोड बाय फीवर। पहले चिल्स, क्योंकि जब भी फीवर का कोई भी केस होता है तो हमें उसमें सबसे पहले देखना है कि फीवर किस पैटर्न में आ रहा है, पहले चिल आ रहा है, पहले फीवर आ रहा है। तो इसके केस में फीवर से पहले ठंडी लगेगी, और ठंडी सबसे पहले महसूस होगी कहाँ पे, चेस्ट पे, एकोनाइट के केस में। उसके बाद फीवर आएगा। और ठंडी लगने से भी पहले जो एलिमेंट्स हमने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट हर रेमेडी का फीवर के केस में, एक्यूट के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट को थोड़ा सा भी टच करने पे पेशेंट चिली महसूस करेगा। पेशेंट को अगर कोई टच करेगा तो पेशेंट चिली महसूस करेगा, अगर थोड़ा सा भी वो अनकवरिंग करेगा चिली महसूस करेगा। और पेशेंट को क्या होगा कि जो पार्ट कवर्ड रहेगा, जैसे एब्डोमेन, जो भी पार्ट कवर्ड है वहां पे परस्पायरेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और
खट्टा पसीना होगा, पसीना ऐसा स्मेल करेगा खट्टा, ये बहुत अनयूजुअल चीज़ है एकोनाइट की, ये जनरली मिलती नहीं है या लोगों को पता नहीं है। तो सावर परस्पायरेशन ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, या जो कवर्ड पार्ट्स है वहां पे। और इसमें क्या होगा कि टंग जो होगी कोटेड वाइट होगी या स्ट्रॉबेरी होगी, स्ट्रॉबेरी टंग, जैसे स्ट्रॉबेरी का पैटर्न होता है डॉट डॉट रेड रेड, वैसे मिल सकता है, मतलब इस टाइप से कि टंग पूरी वाइट है और उस वाइट में स्ट्रॉबेरी का पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एलिमेंट्स हमने बताए इसके, और साथ में इसका चिल चेस्ट से आ रहा, और मेंटल रेस्टलेसनेस, फिजिकल रेस्टलेसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारी चीज़ पेशेंट को कड़वी टेस्ट होगी, स्पेशली वाटर, ये सिमिलर सिम्टम है किसके, चाइना के, बट चाइना में ये एलिमेंट्स नहीं होता जो एकोनाइट में है। और एकोनाइट में क्या होगा कि जब भी हम लोग एकोनाइट सोचेंगे तो ये कॉज जो हमने बताया है एलिमेंट्स का, कोल्ड से, ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एकोनाइट में हमने बताया कि पैथोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल चेंज अभी नहीं होगा, लाइक टॉन्सिलाइटिस हो गई या फेरिंजाइटिस हो गई, या वहाँ पे हमको एप्थस अल्सर्स भी दिखने लगे, या मतलब छाले महसूस दिखने लगे पेशेंट के ओरल एग्जामिनेशन पे, या पेशेंट को जब हमने जो है टेस्ट कराया तो वहाँ पे पैथोलॉजी कोई ना कोई आ रही है, स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजी, तो ये सब प्योर फिजियोलॉजिकल फीवर होगा, फिजियोलॉजिकल स्टेट होगी कि पेशेंट जो है एक्सर्शन कर रहा था, पसीना हुआ, पसीना ठंडी हवा से सूखा, उसके बाद हाई ग्रेड सडन वायलेंट फीवर हो गया, और वायलेंट टेम्परामेंट हो गया, एंशियस टेम्परामेंट हो गया, रेस्टलेसनेस हो गई, और रेड फेस हो गया, और साथ में चिल, कहाँ से पहले चिल आया, ठंडी लगी सीने पे, उसके बाद फीवर उठा, उसके बाद पसीना जो हो रहा वो सावर हो रहा, और स्ट्रॉबेरी टंग, कोटेड वाइट टंग, ये पूरा जो है एकोनाइट का इंडिकेशन है फीवर के केस में। बेलाडोना से ये सिमिलर है, और ये फीवर के केस में आगे जब हम बेलाडोना बताएंगे तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और यहाँ पे हम एक एक रेमेडी डिफ्रेंशिएट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हर रेमेडी को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, जैसे अभी हमने एकोनाइट को कवर किया है डिटेल में। और इसमें क्या मिल सकता है कि जो सेरस मेम्ब्रेन्स होंगे, जो हमारे माउथ के मेम्ब्रेन्स है, सेरस मेम्ब्रेन और मस्कुलर टिश्यू, वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। ये सेरस मेम्ब्रेन माउथ के करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सेरस जो हमारे सेरस टिश्यूज हो गए, जो अंदर की लेयर के एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर होती है, उसमें वो ज़्यादा इफेक्शन में आएगा। अब वो तो जनरली बाहर से हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। और जो इसका फोरहेड होगा और कान होंगे वो बहुत गर्म होंगे, और पेशेंट जो होगा अनकवर्ड होना चाहेगा, लाइक सल्फर, कि जैसे जैसे सल्फर की एक्यूट जो है एकोनाइट है, तो वैसे ही सल्फर की तरह पेशेंट जो अनकवर्ड होना चाहेगा। और सल्फर की तरह इसमें भी बर्निंग होगी, लेकिन यहाँ पे बर्निंग जो है, बर्निंग के साथ कोल्डनेस भी मिलेगी, टिंगलिंग भी मिलेगी। कोल्डनेस टिंगलिंग ये जनरली हम लोग मिस कर देते हैं एकोनाइट को, एकोनाइट में या प्रेस्क्राइब करने में हम लोग सोचते हैं कोल्डनेस या टिंगलिंग एकोनाइट इंडिकेट नहीं होगी, सिर्फ बर्निंग ही में होगी, ऐसा नहीं है। मैनी ऑफ द टाइम सिर्फ बर्निंग मिलेगी, मैनी ऑफ द टाइम सिर्फ कोल्डनेस टिंगलिंग मिलेगी, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मिक्स भी मिल सकता है। लेकिन इसका जो एलिमेंट्स है वो हमको ध्यान रखना है, जो अभी ड्राई स्टॉर्मी कोल्डी विंडी वेदर चल रही, ड्राई ह्यूमिड नहीं, एकदम ड्राई ठंडी हवा चल रही, ये जो है एकोनाइट का। या मान के चलो गर्मी का सीजन है, कोई बहुत ज़्यादा पसीना था उसको, वो अचानक से आके डायरेक्ट एसी वाले कमरे में घुस गया, एकदम कोल्ड हवा एसी की उसके ऊपर लगी, पसीना सूख गया, उसके बाद उसको 1-2 घंटे के बाद हाई ग्रेड फीवर हो गया, तो ये पूरा इंडिकेशन हो जाएगा एकोनाइट का। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आगे हम लोग और रेमेडीज डिस्कस करेंगे फीवर की सीरीज में। थैंक यू।